जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास। तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ये आपके पेपर के बी सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। फर्स्टली आपने डिफरेंस बताना है बेस क्वांटिटीज़ का और ड्राइव क्वांटिटीज़ को आपस में डिफरेंशिएट करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर एग्जांपल्स, और आपने 3 एग्जांपल्स देनी है, ठीक है। तो सिंपल इज के बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट आर बेस्ड ऑन विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस, ठीक है। वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन पर दूसरी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और बेस क्वांटिटीज़ हमने कितनी पढ़ी थी, ये हमारे पास होती हैं 7, ठीक है। इनकी कितनी होती है बेस क्वांटिटीज, बेसिकली इनके जो नंबर है वो क्या है 7 फिजिकल क्वांटिटीज है विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज, और दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, दूसरी जो क्वांटिटीज है यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज है उनकी फाउंडेशन है ये 7 होती है और इनसे दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। देन एग्जाम्पल है इनकी लेंथ, मास, लाइन, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइन, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एंड द ड्राइव क्वांटिटीज। तो ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द बेस क्वांटिटीज, ठीक है। कोई से भी 3 देनी थी, आप से 3 उन्होंने पूछी है तो आप 3 बताएं, 3 से 4 बता दें, ठीक है। तो ज़्यादा इसको आपने लॉन्ग नहीं करना। सेकंड है हमारे पास, इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू ड्राइव क्वांटिटीज। तो ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, दैट आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटीज, ठीक है। हमने इसको स्टडी किया था, तो वो हमारे पास आ जाती है ड्राइव क्वांटिटीज। और ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं ये सब क्या होती हैं, ये ड्राइव की जाती हैं थ्रू द बेस क्वांटिटीज। Our next question is pick out the base units in the following। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स में से बताना है कि कौन से यूनिट्स जो हैं वो हैं बेस यूनिट्स। फर्स्ट वन इज जूल, ओके। तो जूल जो है वो क्या है, हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी नहीं है, इसको ड्राइव किया जाता है थ्रू बेस यूनिट्स, ठीक है। तो जो जूल है ये क्या आ रहा है, ड्राइव, सो इट इज़ नॉट बेस यूनिट्स। फिर आ जाता है हमारे पास यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन जो है, न्यूटन क्या है हमारे पास, न्यूटन इज ड्राइव्ड यूनिट। इसको हम ड्राइव करते हैं थ्रू बेस यूनिट्स। अगर हम प्रीफिक्स का चार्ट देखें तो उसमें न्यूटन जो है वो हमारे पास एक ड्राइव यूनिट है, जबकि इसको बेस यूनिट के थ्रू ड्राइव किया जाता है, इस तरह से बेस यूनिट नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है किलोग्राम। किलोग्राम इटसेल्फ क्या है, बेस यूनिट्स। हमारे पास जो 7 बेस यूनिट्स थे उनमें क्या है, किलोग्राम भी है, तो जो बेस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, बेस यूनिट। इस तरह से हर्ट्स है, हर्ट्स क्या है, ये हमारे पास यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, तो ये भी ड्राइव किया जाता है थ्रू बेस यूनिट। तो ये ड्राइव यूनिट है, तो इसको हम एज अ बेस यूनिट नहीं कंसिडर करेंगे। अगला है हमारे पास मोल, ठीक है। तो मोल क्या है, ये भी हमारे पास एक बेस यूनिट है, ठीक है। थर्ड अगला है हमारे पास अम्पेयर, ठीक है। अम्पेयर भी क्या है, हमारे पास एक बेस यूनिट है, अम्पेयर इज आल्सो अ बेस यूनिट। फिर हमारे पास आ जाता है मीटर, ठीक है। तो मीटर भी क्या है, हमारे पास एक बेस यूनिट है। और लास्ट में है हमारे पास केल्विन, कूलम एंड वाट। तो केल्विन जो है वो भी हमारे पास बेस यूनिट है। ये जितना भी एम्पेयर किसका है हमारे पास यूनिट, करंट का, मीटर लेंथ का है, और केल्विन क्या है, टेम्परेचर का है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ जो मोल है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है। तो ये जितने भी हमारे पास तीनों है ये बेस यूनिट्स आ रही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, लेंथ और ये टेम्परेचर का, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे बेस यूनिट्स। फिर हमारे पास आ जाता है कूलम एंड वाट। कूलम चार्ज का होता है, वाट इज फॉर करंट पावर। तो ये जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, यूनिट्स जो है कूलम एंड वाट, इनको हम ड्राइव करते हैं थ्रू बेस यूनिट्स, ठीक है। तो कूलम और वाट जो है ये हमारे पास बेस यूनिट्स में नहीं आएंगे। तो हमारे पास क्या आगे, किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास आगे बेस यूनिट्स। नेक्स्ट इज फाइंड द बेस क्वांटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। कुछ ड्राइव क्वांटिटीज हमें दे दी हैं, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स एंड वर्क। इनमें हमने फाइंड आउट करने हैं आर बेस क्वांटिटीज, ठीक है। बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं।
स्पीड है, स्पीड का हम फार्मूला होता है, स्पीड की जो डेफिनेशन है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन है। अगर हम डिस्टेंस को हम हमेशा किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम जो है उसको हम किस में करेंगे, सेकंड्स में। तो हमारे पास इसमें जो दो बेस यूनिट्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, जो इसका ड्राइव यूनिट बन रहा है स्पीड का वो क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड, जबकि इसमें जो हमारे पास बेस यूनिट यूज हो रहे हैं वो क्या है, मीटर एंड सेकंड। तो जो बेस क्वांटिटीज इसमें इन्वॉल्व है वो क्या आ जाएंगी स्पीड में, मीटर एंड सेकंड। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और इसकी जो ड्राइव क्वांटिटी आ रही है वो क्या आ रही है, मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब क्या है, इसकी ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन सी इन्वॉल्व है, तो जो बेस क्वांटिटी इसमें यूज हो रही है वो क्या है, मीटर, ठीक है। मीटर इज द बेस ऑफ द ड्राइव क्वांटिटी दैट इज मीटर क्यूब। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फोर्स इज इक्वल बाय टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो मास है वो किस में होता है, इन किलोग्राम। सपोज कर लिया हमने अगर 1 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, फोर्स क्या आ रही है, फोर्स का यूनिट है दैट इज न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1 kg मास इंटू जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो क्या आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को किलोग्राम मास और यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रही है, बेस यूनिट्स। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास और जो सेकंड है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, फोर्स में ड्राइव्ड यूनिट्स, सॉरी बेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या हमने क्या किया, इससे हमने क्या ड्राइव किया, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कैसे ड्राइव हुआ, इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मास पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मास और जो सेकंड पर सेकेंड स्क्वायर है, ये सेकंड है, ये तीनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, बेस यूनिट्स। ओके, इसमें अब हमने जो हमारे पास लास्ट डी क्वांटिटी है दैट इज वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है कि जब हमारे पास फोर्स होती है, ठीक है, उससे जो डिस्प्लेसमेंट होती है इनका जो मल्टीपल है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वर्क का सॉरी यूनिट क्या है हमारे पास, 1 जूल, और फोर्स का यूनिट है हमारे पास 1 न्यूटन, और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किस में होगी, मीटर्स में, 1 मीटर। अब हमने न्यूटन का यूनिट पुट कर दिया। न्यूटन हमने क्या फाइंड किया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसके बेस यूनिट्स ये हैं। और जो 1 मीटर है ये एज इट इज आ गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या ड्राइव किया, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 इंटू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास जो यूनिट्स इन्वॉल्व हैं इन वर्क आर किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज इसमें जो इन्वॉल्व हैं वर्क में दैट इज 1 जूल। 1 जूल इज द ड्राइव क्वांटिटी, और इसमें जो बेस यूनिट्स इन्वॉल्व हैं वो है किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। एज जो होती है हम लोगों की वो किस में होती है, इन आर ईयर्स, ठीक है, ईयर्स के हिसाब से होती है एज। तो अगर हम कहें कि आप अपनी एज जो है वो हमें सेकेंड्स में बताएं तो आप कैसे बताएंगे। सपोज कर लेते हैं कि आपकी एज जो है वो क्या है, 15 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको विद द डेज, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 365 डेज से, तो ये हमारे पास आ जाता है 5475 डेज। अब हमारे पास एज किस में आ गई, डेज में। अब हमने डेज से इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में, ठीक है। डे के बाद क्या आता है, और तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास डेज की वैल्यूज आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 24 आवर्स। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 131400 आवर्स, ठीक है। ये हमारे पास अब जो वैल्यू आई है यानी एज जो आई है वो किस में आ गई, आवर्स में। आवर्स से हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी एज को मिनट्स में, ठीक है। अब मैंने इसको सेकेंड्स तक लेके जाना है। तो हमारे पास एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू थी उसको हम, ये जो वैल्यू आवर्स में आई थी इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद मिनट्स दैट इज 60, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी इन मिनट्स। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है किस में आ रही है, मिनट्स में।
हमें चाहिए सेकंड्स में। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 मिनट में हमारे पास कितने होते हैं, 60 सेकंड्स। ठीक है, तो 60 सेकंड्स के हिसाब से हम जो मिनट्स में वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद 60। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4730,400,000 सेकंड्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एंड पर दिस वन, ये हमारे पास है आर एज इन सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने अपनी जो एज थी 15 ईयर्स को, उसको किस में कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड्स में। Our next question is what role SI unit played in development of the science। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट्स हैं वो साइंस में उन्होंने हमारे पास क्या रोल प्ले किया। तो एज यू नो दैट इसमें कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर मेजरमेंट यूनिट्स के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था। ठीक है, इसलिए ये जो यूनिट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। ऐसा यूनिट्स इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड and manipulation in this system is quite easy, that is multiples and sub multiples of the different units are obtained simply by multiplying or dividing with the 10 or power of the 10। यानी इसमें हम आराम से अपने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ड्राइव कर सकते हैं by using the simple quantities। ठीक है, उनकी मैनिपुलेशन से हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स। ओके, मीन दे हैव सम स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय 1 ईयर कांस्टेंट। तो 1 ईयर कांस्टेंट क्या होता है, एज वी नो दैट द लीज काउंट, ठीक है, जो हमारे पास लीज काउंट होगा वो क्या होगा, दैट इज आर 1 ईयर कांस्टेंट। ठीक है, द लीज वैल्यू द 1 ईयर कैलिबर कैन मेजर इज द 1 year constant or the 1 year count or the least count of the 1 year caliber। तो ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, जो एक मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगी वो उसका डिफरेंस विद द वन ईयर स्केल डिवीजन। 1 year स्केल डिवीजन क्या होती है हमारे पास, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो वो क्या है, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द 1 year कैलिबर। तो लीस्ट काउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीज काउंट ऑफ द 1 year कैलिबर है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में करके हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर इज द लीज काउंट 1 year कांस्टेंट आर द लीज काउंट या 1 year कांस्टेंट इज द लीज कांस्टेंट ऑफ द 1 year कैलिबर। ठीक है, okay, next question number 7 is what do you understand by the zero error of the 1 year of measuring instrument। तो हमने जीरो एरर को स्टडी किया था, ये हर तरह के इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है, कुछ में नहीं भी होता लेकिन कुछ में मोस्टली में एरर जो है वो पाया जाता है, इसलिए उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। तो जीरो एरर क्या होता है, ये एक डिफेक्ट होता है इन एनी इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें होता क्या है, इट इज़ द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द 0 पॉइंट, यानी जो 0 पॉइंट होता है उसकी इनकरेक्ट पोजीशन होती है। ठीक है, जो 0 पॉइंट है उसकी ये इनकरेक्ट पोजीशन है हमारे पास, यानी कि वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं होता, मतलब वो या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, यानी पॉजिटिव में होगा या तो 0 या तो नेगेटिव में होगा। फॉर एग्जाम्पल, when we close the jaws of the 1 year caliber, if the zero line of the 1 year caliber coincide with the zero of the main scale, then the zero error is zero। यानी जीरो एरर तब जीरो होगा जब हमारे 1 year caliber का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 1 year स्केल और जो मेन स्केल है, ठीक है, उनके जीरोज आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे तो ही जीरो एरर जीरो होगा। अगर जीरो की पोजीशंस आगे या पीछे होंगी तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो एरर लाई करेगा, जिसपे हम पे फर्दर क्या अप्लाई करेंगे, जीरो करेक्शन। Question number 8 is why is the use of the zero error is necessary in the measuring instrument। measuring instrument में zero error को फाइंड करना क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास जो वैल्यू आती है अगर उसमें एरर होगा तो वो वैल्यू हमारी प्रीसाइज नहीं होगी, मतलब कि वो रियल जो एक्यूरेट हमारे पास वैल्यू है या मेजरमेंट है वो नहीं होगी, इसलिए ज़ीरो एरर का एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक 1 year कैलिबर है, उसके अगर हम जॉज को प्रॉपरली क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हम उसका जीरो एरर चेक करेंगे। तो इन ऑर्डर टू करेक्ट द रीडिंग, मीन जीरो का जीरो मेन स्केल और जो 1 year स्केल का जीरो है वापस में कोइंसाइड होगा। ठीक है, तो ही हमारे पास जीरो एरर जीरो होगा। अगर जीरो एरर है तो हम क्या करेंगे, दो तरह के एरर्स आ सकते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, एक है नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा जब हमारे पास जो 1 year स्केल है उसकी लाइन क्या होगी, टुवर्ड्स द
राइट साइड ऑफ द ज़ीरो होगी, ठीक है, ऑफ द मेन स्केल। तो वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और इन केस नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे आएगा, जब हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, वो क्या होगा, जो मेन स्केल है उसके ज़ीरो से लेफ्ट साइड। पॉजिटिव एरर में हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम आवर मेन रीडिंग, और जो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा उसमें हमारी जो मेन रीडिंग होगी उसमें हम उसको क्या करेंगे, ज़ीरो एरर की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टॉप वॉच, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। तो स्टॉप वॉच क्या होती है, स्टॉप वॉच बेसिकली लैब में भी यूज़ होती है, ठीक है, मुख्तलिफ पर्पज़ में इसको यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन है इसकी बहुत सारी। और जो लीज काउंट है उसका क्या है, स्टॉप वॉच का, ठीक है, जो कि लेबोरेटरीज में यूज़ होती है। तो लीज काउंट मीन द लीज मेजरमेंट इट कैन टेक। स्टॉप वॉच बेसिकली क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एनी इवेंट। कोई भी इवेंट है, ठीक है, कुछ भी लाइक गेम्स में, मोस्टली स्पोर्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। तो उसका जो टाइम इंटरवल है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो क्या है हमारे पास, स्टॉप वॉच। तो दो तरह की स्टॉप वॉच होती है, मैकेनिकल होती है, एक डिजिटल। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो क्या है, ये इसका जो लीज काउंट है वो क्या है, इट इज़ अप टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसका लीज काउंट 0.1 सेकेंड है। और जो इसका पर्पज़ है वो क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब, ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारे पास एक नॉब होती है दैट इज़ यूज टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर द वॉच, ठीक है। तो इसको क्या बेसिकली नॉब क्या करती है, स्टॉप वॉच को पावर देती है, जिससे हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, या उसको रीसेट कर सकते हैं। तो उसका पर्पस ये है नॉब का। द वॉच स्टार्ट्स व्हेन द नॉब इज प्रेस वंस, ठीक है, जब उसको हम एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वॉच स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन प्रेस द सेकंड टाइम स्टॉप द वॉच व्हाइल द थर्ड प्रेस ब्रिंग्स द नीडल बैक टू द जीरो पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट पे क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सेकंड पे क्या हो जाएगी, अगर सेकंड प्रेस हम करेंगे नॉब से तो वो हमारे पास वॉच क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मतलब टाइम स्टॉप हो जाएगा, हम वहाँ से रीडिंग ले सकते हैं। और जो थर्ड में जो है हम उसको अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नीडल बैक टू द जीरो, मतलब वो दोबारा उतनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये है यूज़ ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, क्या मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो लीज काउंट है, मतलब लीज मेजरमेंट है, वो है 0.1 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do we need to measure an extremely small interval of a time। मतलब आपको इतना स्मॉलेस्ट जो इंटरवल ऑफ द टाइम है वो क्यों मेजर करने की ज़रूरत है, ठीक है, कैसे मेजर कर सकते। टाइम में हमारे पास जो सेकंड्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट है, ठीक है, रियल लाइफ में वो मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। लेकिन कुछ हमारे पास माइक्रो एंड नैनो सेकंड्स भी होते हैं, ठीक है, वो मेजर करने की वो जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है ना टाइम का, ठीक है, एक्सट्रीम स्मॉल इंटरवल, वो मेजर क्यों ज़रूरत है करने की, कहाँ पर यूज़ होता है। तो बेसिकली इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ द टाइम को हम क्या करते हैं, डेल टी, मतलब चेंज इन टाइम, ठीक है, डेल्टा टी से डोनेट करते हैं इसके। इट इज़ फॉर द बेटर रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है, जितना आप छोटी मेजरमेंट करेंगे टाइम की, ठीक है, उसको सम अप करके तो उससे क्या आपको एक अच्छी रेजोल्यूशन, यानी कि एक अच्छी रेजोल्यूशन जो है टाइम की मिल सकती है। और इसको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं इन क्वांटम एनाटॉमिक फिजिक्स में, स्पेशली रिएक्शन टेक प्लेस इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब रिएक्शंस जो है वो माइक्रो नैनो सेकंड्स में टेक प्लेस करते हैं। इस तरह से जो हमारे पास जो स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम है इसको मेजर कर सकते हैं, मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है। Our last question is what is meant by the significant figures of a measurement। significant figures के बारे में हमने स्टडी किया कि all the accurately known digits and the first doubtful digits are called the significant figures। मतलब किसी भी वैल्यू में जो हमारे पास फर्स्ट एक्यूरेट डिजिट्स होंगे और जो डाउटफुल डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक बुक की जो लेंथ है वो मेजर करता है, दैट इज़ 18.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास 18 है, ये क्या है, 18.4 टोटली जो है, मतलब एक मीटर रॉड को वो यूज़ करके मेजर कर रहा है। तो ये तीनों जो है वो हमारे पास आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट डिजिट्स है यानी 1 and 8, ठीक है, ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं, जबकि 0.4 जो है इसमें क्या है, ये डाउटफुल डिजिट्स है, मतलब कि ये 0.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये हमारे पास मेजरमेंट्स में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
Okay, this is our last question, that is how is precision is related to the significant figures in a measured quantity. यानी कि जो प्रिसीजन है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ कैसे रिलेट कर रही है. लाइक हम कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कैसे मोर प्रीसाइज वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्यों? जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास वैल्यू में ज़्यादा होंगी वो वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा प्रीसाइज होगी, मीन उतनी एक्यूरेट और उसमें प्रिसीजन होगी. मीन इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं मोर प्रिसीजन, बाय यूजिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, यानी एक ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है. और जितनी हम वैल्यू टेक लेंगे, ऑब्जर्व वैल्यूज, जितनी भी हम रीडिंग्स लेंगे, ठीक है, उस पर ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यू डिपेंड करती हैं. इट डिपेंड्स ऑन, हमारे पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा मोर प्रीसाइज वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा. मीन मोर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे और वैल्यू क्या होगी, उतनी ज़्यादा प्रीसाइज होगी. सो दिस इज हाउ द precision is related to the significant figures in any measured quantity.